चले। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत कार्यक्रम अब समापन हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों से मिलने और पूछे कि आप लोग कहाँ से आए थे, तो कुछ लोग बनारस से निकल कर चले आए मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में। आइए उनसे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप आए हैं। किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीने से लगातार जारी है। क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत से मसला का कुछ हल निकलेगा? देखिए, ये पंचायत निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण थी। मसले का हल किस रूप में निकलेगा ये कहना मुश्किल है। एक हल जो हमें जिसकी उम्मीद जगती है इस रैली के बाद, वो ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ हार जाएं। ये नहीं दिखाई देता है कि जो उद्योगपतियों के हक में किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं उनको वापस ले लेगी सरकार, ऐसा नहीं दिखाई देता। मैंने व्यक्तिगत मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। और ये इलाका गन्ने का है, तो गन्ने के किसान में कुछ माने कीमत में कुछ वृद्धि की घोषणा हो सकती है। लेकिन जो सबसे सकारात्मक बात रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुजफ्फरनगर की पिछले विधानसभा चुनाव बड़ी भूमिका थी और वो ध्रुवीकरण के लिए थी। हिंदू मुस्लिम का इतना भद्दा ध्रुवीकरण हुआ था और पूरा विस्थापन करके कैंप में लोग रह रहे थे। तो वो जो चीज़ थी उसका विलोम या उसका जवाब इस रैली ने दिया है। हिंदू मुस्लिम और पंजाब के सिख ये तीनों जिस तरीके से शामिल थे और नेताओं ने भी, जो मंच पे नेता थे उन लोगों ने भी जो आह्वान किया, जैसे राकेश टिकैत ने महेंद्र सिंह टिकैत की बात को याद किया कि उस समय हर हर महादेव अल्लाह अकबर का एक साथ नारा लगा करता था। एक साथ कोई परस्पर उल्टा भी होता है कि दोनों माने एक एक समूह एक एक नारा लगाए और लड़ने के लिए लगाए। तो लेकिन टिकैत साहब के समय वो एक भाईचारे के लिए लगता था और वो आज राकेश टिकैत ने भी वो नारा लगवाया। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको एक तमाचा था ये आज की रैली। ये हमें व्यक्तिगत। आप पूर्वांचल से आए हैं, बनारस पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहाँ लगातार मांग भी की जा रही है कि पूर्वांचल अगर बनता है तो बनारस राजधानी बनाया जाएगा। हालांकि ये बताइए कि पूर्वांचल के किसान तो अभी इतने सक्रिय नहीं है जितने कि मुजफ्फरनगर या फिर हरियाणा और पंजाब के किसान सक्रिय हैं। देखिए, दोनों जगह के खेती में भी अंतर है। अब नगदी फसल पूर्वांचल में लगभग नहीं है। पहले देवरिया गोरखपुर वगैरह के बेल्ट में गन्ना था, अभी भी है, बहुत कम है। चीनी मिलें बंद हो गई हैं, घोसी में है, कुछ जगहों पर हैं, लेकिन नगदी फसल बंद है। तो मूल रूप से पूर्वांचल का किसान वो अपने परिवार के लिए और देश के लिए पैदा करता है। सब्जी भाजी पैदा करता है और गेहूं और धान पैदा करता है, आलू पैदा करता है, इस तरह की फसलें ही पैदा करता है। उसमें फ़ायदे में अच्छा, दूसरी बात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का किसान जो अभी एक प्रमुख मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, उसका स्वाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान चख चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान नहीं चखा है। आज टिकैत साहब ने बताया कि वहाँ का धान ले आके, बिहार का धान यहाँ बिकता है और वो व्यापारी लाता है। कोई बड़े से बड़ा किसान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का यहाँ ले आकर के, हरियाणा में ले आकर के उन मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं बेच सकता। जबकि आपने कई बार सुना होगा कि नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री बार बार हमने छोड़ दिया है, जहाँ चाहे वहाँ किसान बेचे। तो आम किसान कतई नहीं बेच सकता 800 किलोमीटर दूर ले जा कर के अपनी फसल को। वो बेचेगा तो वहाँ पे व्यापारी को बेच देगा मजबूरी में, और माने वो ट्रक भर के आता है। इस साल भी खरीदा गया है। कुछ और भी लोग हैं। हाँ जी, आप क्या नाम पड़ेगा और कहाँ से आए? बनारस से आए, चौधरी राजेंद्र नाम है। हाँ जी, बताएं। किसान महापंचायत थी, इस पंचायत से क्या लगता है कि सरकार अब बैकफुट पर आ जाएगी? नहीं, हम इसको बैकफुट पर लाने के लिए नहीं ला रहे थे, लेकिन ये 9 महीने से जो माने दिल्ली के इर्द गिर्द पूरा घेर करके रखा था और
सरकार जैसे लग रहा है अपनी बात नहीं सुनना चाहती, तब हमारे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। और जिस तरीके से इधर लाठीचार्ज वगैरह हुआ है किसानों के ऊपर में, हरियाणा में हुआ है, तो उसके जो दुष्परिणाम आए, और इसके पहले भी माने जो चीज़ आ रही थी, तो आप किन स्थितियों में ले गए। और जब अभी हमारे साथी अफलू भाई चर्चा कर रहे थे, तो वो जो